नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल एडीएन न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। स्पेशल रिपोर्ट में बात होगी कंवल क्रांति को लेकर बीजेपी के महामंथन पर। दरअसल भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित करीब 155 लोगों के नाम जो है वो शामिल होने पर चर्चा भी लगातार देखने को मिली है। पीएम मोदी को वाराणसी, अमित शाह को गांधीनगर, राजनाथ सिंह को लखनऊ, स्मृति ईरानी को अमेठी, धर्मेंद्र प्रधान को ओडिशा के संबलपुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर या गुना, शिवपुरी, शिवराज सिंह चौहान को भोपाल या विदिशा और संबित पात्रा को ओडिशा के पुरी से टिकट दिया जा सकता है। इनके अलावा भिवानी, बल्लभगढ़ से भूपेंद्र यादव, डिब्रूगढ़ से आपको बता रहे कि सर्बानंद सोनवाल, राजौरी अनंतनाग से आपको बता रहे कि रविंद्र रैना, कोटा से ओम बिरला, नॉर्थ सीट दिल्ली से मनोज तिवारी, पश्चिम दिल्ली से परवेश वर्मा और आपको बता रहे कि आसनसोल से भोजपुरी सिंगर और एक्टर पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। सूत्रों की माने तो आपको बता रहे कि दिल्ली में 29 फरवरी को भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव कमेटी यानी कि सीईसी की बैठक हुई थी। इसमें 17 राज्यों की 155 लोकसभा सीटों पर देर रात 11 बजे से 3:15 तक लगभग 4 घंटे तक मंथन हुआ। इस बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहे। चुनाव समिति की हुई मीटिंग में एनडीए के सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर भी विशेष रूप से चर्चा की गई है। अब देखिए, सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में भाजपा अपना दल आरएलडी और अन्य पार्टियों को 6 सीट दे सकती है, ऐसी जानकारी है। अपना दल को मिर्जापुर और आपको बता दें कि रॉबर्ट्सगंज, जबकि आरएलडी को बिजनौर, बागपत सीट मिल सकती है। तो वहीं आपको बता दें कि कुल मिलाकर सत्ता के संग्राम में बीजेपी ने न सिर्फ कमर कसी है बल्कि किसी भी वक्त प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है। इन तमाम पहलुओं को बारीकी से समझने के लिए एक खास पैनल के साथ आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि लगातार तैयारियां जो है वो यहां पर देखने को मिल रही है। 76+6 सीट का फॉर्मूला जो है वो यहां पर देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि तैयारियां पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है और ऐसे में आपको हम ये भी जानकारी दे रहे हैं कि तैयारी पूरी हो चुकी है। बीते ये दिन सीईसी की बैठक भी यहां पर देखने को मिली थी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब उनका भी रुख करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजनीतिक विश्लेषक है मनीष अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मनीष जी। साथ ही साथ पंकज रस्तोगी है वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारी संवाददाता लखनऊ से निकिता सरीन भी हमारे साथ जुड़ चुकी है अपडेट देने के लिए। सबसे पहले मनीष जी, आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से बीती रात लगभग 4 घंटे तक मंथन चला है, सुबह 3:30 बजे तक बैठक हुई और कई अहम मुद्दे जिनको लेकर चर्चा यहां पर की गई है। जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि 76+6 सीट के फॉर्मूले पर बीजेपी अब काम कर रही है, 6 सीटों को और दलों को दिया जा सकता है। किस तरीके से आप समझ रहे हैं पूरी रणनीति को? यूपी का फॉर्मूला 74+6 होगा। 2 सीटें आरएलडी को दी जाएंगी, 2 अपना दल को दी जाएंगी, एक सुभाषपा को दी जाएगी और एक उनको दी जाएगी दूसरी पार्टी को। तो इस तरीके से 6 सीटें यूपी में दी जाएंगी। लेकिन कल जो भाजपा की रात में बैठक हुई है और जो आज लिस्ट आने की उम्मीद है, उसमें सबसे ज्यादा हमें देखना पड़ेगा कि उन राज्यों में उन सीटों पे लिस्ट आएगी जो चुनाव भाजपा जीत नहीं पाई थी। जहां पे जैसे यूपी के 14 सीटें हैं जो भाजपा जीत नहीं पाई थी पिछले लोकसभा चुनाव में, क्योंकि उनका फोकस ये है कि जल्दी से जल्दी उन सीटों को डिक्लेयर करा जाए जिससे कि इन कैंडिडेट्स को काम करने का ज्यादा मौका मिले अपने क्षेत्र में। और यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उन पे आप पहले काम करो। जहां पे आप जीत चुके हो वहां पे आपको काम करना है बनस्पत इसके कि जहां पे आप हार चुके हो। तो मुझे लगता है यूपी की 14 सीटों में से भी काफी पे टिकट डिक्लेरेशन आज रात तक या कल आ जाना चाहिए, क्योंकि आज या कल में यूपी का मंत्रिमंडल विस्तार भी लगभग तय है। ठीक है, तुरंत लौट रहा हूं। पंकज रस्तोगी साहब लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पंकज जी, जिस तरीके से आप देखिए तैयारी पुरजोर तरीके से की जा रही है, हर एक एंगल से बीजेपी तैयारी करती हुई नजर आ रही है। अब सीट शेयरिंग या सीट फॉर्मूले को लेकर भी रणनीति हो रही है। 3-3, 4-4 घंटे बैठकें चल रही हैं। किस तरीके से इन बैठकों को समझा जाए? लोकसभा के चुनाव आसन्न है और भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है। 370 पार बीजेपी और 400 पार एनडीए गठबंधन। और पिछली बार अगर देखें तो राजीव गांधी के नेतृत्व में जब 414 सीटें कांग्रेस ने सर्वाधिक जीती थी, जो एक इतिहास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस इतिहास को तोड़ना चाहते हैं। उसके लिए मैराथन मंथन का दौर जारी है और 4-4, 5-5 घंटे बैठक जारी है। और उत्तर प्रदेश चूंकि बड़ा राज्य है, यहाँ 80 लोकसभा सीटें आती हैं, तो ये इससे मान के चलिए कि ये एक बहुत बड़ा कारक बनेगा। इसलिए वो इसके लिए वो प्रयासरत हैं और इसके लिए तमाम बैठकों का दौर जारी है। लेकिन सवाल इस बात का एक चीज और देखिएगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि मेन मुद्दा देखिए ये छाया हुआ है कि सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि कैसे
इसको जीता जाए। तो उत्तर प्रदेश में पिछले अगर 2019 के चुनाव की बात करें तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 23 करोड़ 90 लाख वोटर मिले थे, और उसमें अगर आप देखें तो बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। तो उसके कारण भी आप देखिए उनको 15 सीटें मिली थी, बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें। लेकिन आज वो गठबंधन नहीं है, वो गठबंधन टूट चुका है। आज इस समय वर्तमान में समाजवादी पार्टी और भगवान राम को काल्पनिक कहने वाले कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रही है। वो कितना कारगर होगा ये तो आगे का समय बताएगा। ठीक है। लेकिन जिस तरह से लोगों ने बल चलकर राम मंदिर में के उसमें चंदा दिया, 68 करोड़ लोगों ने करीब राम मंदिर के उसमें चंदा दिया। अगर उसमें से 50 करोड़ से भी अधिक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया, भगवान राम हमारी आस्था का प्रतीक है, अगर वोट देने का काम किया तो निश्चित मान के चलिए 400 पार क्या 450 पार बीजेपी को जाने से कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी चीज है जैसे कि देखिए गठबंधन के लिए उन्होंने आरएलडी का साथ किया है, आरएलडी को 2 सीटें दी जा रही हैं, और आपके अनुप्रिया पटेल की पार्टी है अपना दल है उसको 2 सीटें दी जा रही है उत्तर प्रदेश से, 1 सीटें राजभर की पार्टी को दी जा रही है, ओम प्रकाश राजभर को, और 1 सीटें जो है वो निषाद पार्टी को दी जा रही है। तो गठबंधन में भी 6 सीटें दी जा रही है और 74 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। और जैसा कि सूत्र बताते हैं इस बार कम से कम 30-40 जो सिटिंग एमपी हैं उनका भी टिकट काटा जाएगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, तुरंत लौट रहा हूँ आपके पास। निकिता सरीन लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। निकिता, जिस तरीके से प्रदीप रस्तोगी भी माफ कीजिए पंकज रस्तोगी लगातार जिक्र कर रहे हैं कि कुछ जो सिटिंग है उनकी भी जो सीटें हैं यहाँ पर काटी जा सकती है, कुछ नए नाम भी आ सकते हैं, क्योंकि कुछ सांसदों के रिपोर्ट कार्ड काफी अच्छे नहीं आए हैं। इससे पहले भी लगातार हमने जानने की कोशिश की, 3 लेयर का सर्वे भी कराया गया है, कार्यकर्ताओं से भी हुआ, पार्टी ने भी किया, उसमें रिपोर्ट कार्ड तैयार किए गए, उस आधार पर भी अब कार्रवाई होगी। देखिए, एक पॉइंटर वाइज मैं आपको संक्षिप्त में एक चीजें समझा दूं कि जिस तरीके से कल भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है, काफी लंबी बैठक चली थी, और उसके थोड़े समय पहले उत्तर प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चाएं हुई थी। बात की जाए मंत्रिमंडल विस्तार की तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि चुनाव से पहले ये पूरी चीजें हो जाएं, जिसको लेकर के आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से उन्होंने मुलाकात की है, उनको शिष्टाचार उनसे भेंट की है, बुक की, और ये कहा जा सकता है। निकिता, मैं आपको बस 1 सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा, तुरंत आपके पास लौट रहा हूं। इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ गई, सबसे पहले बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। इस वक्त की एक महत्वपूर्ण जानकारी है, तो ये बड़ी खबर आ रही है योगी मंत्रिमंडल विस्तार पर। सबसे बड़ी खबर है, आपको बता रहे हैं कि रविवार को हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी, सीएम योगी ने राज्यपाल से भी मुलाकात की है। मंत्रिमंडल विस्तार विधायकों को जगह, सूत्रों के हवाले से खबर। ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान मंत्री बनेंगे, सूत्र बता रहे हैं। आरएलडी के कोटे से बनेंगे के हवाले से खबर। सक्सेना भी बन सकते हैं मंत्री। तो इस वक्त की ये महत्वपूर्ण जानकारी है, सूत्रों के हवाले से लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात भी की थी, वहां पर भी चर्चा लगातार हुई है। तो फिलहाल पैनल पर वापस एक बार लौट रहते हैं। निकिता लगातार बनी हुई है। निकिता, जिस तरीके से ये बड़ी जानकारी है, जहां पर आप भी बता रही थी कि राज्यपाल से भी मुलाकात हुई, अब जानकारी है कि 5 विधायकों को मंत्री पद सौंपा जा सकता है, नाम भी लगातार सामने आ रहे हैं सूत्रों के हवाले से। बिल्कुल, मैं इसी का आपको बता रही थी, इसी चर्चा पे हम अभी से हम कंटिन्यू करते हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी पहले दिल्ली से लौटने के बाद जब लोग लखनऊ पहुंचे हैं तो उन्होंने आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जिस तरीके से अब चर्चाएं तेज हो गई हैं, इसमें 5 विधायक के नाम आ रहे हैं, और इसमें ओम प्रकाश राजभर की बात करें, दारा सिंह चौहान की बात की जाए, अगर आरएलडी से एक नाम है आकाश सक्सेना का इसमें विधायक आ रहा है, तो अब ये कहा जा सकता है कल फिलहाल ये पॉसिबल नहीं है, रविवार को ही हो सकता है कि कल मुख्यमंत्री और आनंदीबेन पटेल दोनों ही लखनऊ में, उनकी मौजूदगी नहीं है। कल मुख्यमंत्री क्योंकि गोरखपुर में रहेंगे, तो मंत्रिमंडल विस्तार अब हो सकता है कि देर शाम रविवार को हो जाए। और बेहद जरूरी जानकारी मैं ये भी दूंगी कि जिस तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के नाम आ रहे हैं, जिनका बैड परफॉर्मेंस रहा है और प्लस जिनकी अब उम्र हो चली है, ऐसे सांसदों के नाम कटने की बात आ रही है, जिसमें रीता बहुगुणा जोशी का नाम चल रहा है। साथ ही अगर मैं बात करूं मेनका गांधी और वरुण गांधी की, तो उनके भी नाम चल रहे हैं, हालांकि अभी इस पे हामी नहीं भरी गई है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी 74 सीट अपने पास रखना चाह रही है। सूत्रों में का ये भी कहना है कि इस बैठक में जो 50 सीट है उसके नाम तय हो गए हैं। जिस तरीके से सहयोगी दल की बात की जाए तो 6 सीट सहयोगी दल के लिए भारतीय जनता पार्टी छोड़ रही है,
आरएलडी को 2, अपने दल को 2, तो भाजपा और निषाद पार्टी के लिए अलग अलग एक एक सीट छोड़ी जा सकती है। वीवीआईपी सीटों की बात की जाए तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं, जिसमें राजनाथ सिंह का लखनऊ से, स्मृति ईरानी का अमेठी से नाम आ रहा है। तो ये काफी चर्चाओं का विषय जरूर है और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि चुनाव समिति ने अभी इन दलों के दावे वाले किसी भी सीट को मंजूरी दी है, ये साफ नहीं हो पाया है। और इसी हफ्ते आपको बता दूं, हाई प्रोफाइल सीटों के साथ हारी हुई जो 14 सीटें हैं उस पर कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है। तो फिलहाल ये लेटेस्ट अपडेट यही है कि अब भारतीय जनता पार्टी चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे दलित हो, उनको साधने के लिए भी प्लान बना रही है। तो लक्षण में यही कही जा सकता है ठीक है। तो मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ जो चुनाव की तिथियां हैं अप्रैल तक जिसकी बात हुई है, ये भी चर्चा का विषय कल जो मीटिंग हुई है कि आगामी लोकसभा चुनाव अप्रैल मार्च में संभवित हो सकते हैं। ठीक है, तुरंत लौट रहा हूं। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर तमाम चीजें जो है वो सामने आ रही हैं, ओपी राजभर का भी क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको जरूर सुनवाएंगे। देखिए, जब चुनाव का बिगुल बजने के पहले, आचार संहिता लगने के पहले दिल्ली में भी विस्तार हुआ था पिछली बार और यूपी में भी विस्तार हुआ था। तो उस आधार पे ये हम लोग कहते हैं कि आचार संहिता लगने के पहले विस्तार हो सकता है, ऐसी चर्चा रहती है। मतलब हो सकता है जो अभी जो ये है कि लोकसभा के चुनाव में जो महीने भर का टाइम, लगभग महीने 2 महीने का, उससे पहले उत्तर प्रदेश में हो सकता है। कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? एक आपका नाम चर्चा में था, आपने ये भी कहा था कि जो विपक्ष के जो लोग एनडीए में शामिल हुए हैं या आरएलडी है, उनको भी मौका मिलने वाला है। अब जो बातें वहाँ नेतृत्व के तय हुआ होगा, अब वो हमको जानकारी नहीं है। वहाँ से जो सूचना आएंगी तो वो सब आपके सामने मिलेगी। तरीके से आपने ओपी राजभर को भी सुना, उनकी तरफ से भी कहा गया कि आचार संहिता लगने से पहले ऐसा हो सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार यहां पर हो जाए। पंकज जी लगातार बने हुए हैं। पंकज जी, लगातार बयान तो नेताओं के सामने आ ही रहे हैं, अब आशंका और उम्मीदें सभी को है, लेकिन ऐसे में अब ओपी राजभर की बात कर लेते हैं, वो भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आचार संहिता से पहले ऐसा हो सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए। लगातार अपडेट्स भी ऐसी आ रही हैं, हमारी संवाददाता निकिता भी लगातार बता रही हैं। लेकिन जिस तरीके से जो हारी हुई सीट है वहां पर तो समझ में आता है कि उम्मीदवार बदले जा सकते हैं, लेकिन जो सीटें जीती हुई थी वहां पर भी चेंजेस हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी का एक ये रहा है कि नए लोगों को मौका दिया जाए, एक नई पौध तैयार की जाए। जैसे अभी देखिए, आपने वहां देखा मध्य प्रदेश में कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान करीब 4 टर्म से मुख्यमंत्री थे, उनकी जगह मोहन यादव को वहां मुख्यमंत्री बनाया गया। एक सामान्य कार्यकर्ता थे मोहन यादव, और पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री भी थे, तो उनको बनाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि एक नई पौध तैयार की जाए और 2047 का जो भारत हो उसमें इस तरह के नेता प्रतिनिधित्व करें जिनको हर तरह का अनुभव हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चीजें कर रही है। नए उसमें जिन लोगों का रिपोर्ट कार्ड खराब है, जैसे कि पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी आए दिन मीडिया में कंट्रोवर्सी बयान देते रहते हैं, तो उनका भी टिकट कट सकता है, जैसा कि सूत्र बताते हैं। मेनका गांधी का है, इस तरह से और कई नेता हैं जिनके टिकट कटना तय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में नारा है कि 80 के 80, तो उत्तर प्रदेश से ही वहां सेंट्रल का एक लोकसभा का नेतृत्व जाता है, उसी के द्वारा जो सीटें जीतता है वही उसी का प्रधानमंत्री होता है, और 80 सीटें बहुत मायने रखती हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्रा और केरल और तमिलनाडु पे फोकस किया, 131 सीटें देखिए वहां के उस पे आती हैं। और काशी में जिस तरह से तमिल संगम हुआ, तो वो भी एक देखने लायक था। तमिल के सारे वहां के विद्वान वहां काशी में उपस्थित थे, उसका भी बहुत बड़ा फैक्टर है। और इस बार निश्चित मान के चलिए, जहां बीजेपी शून्य रहती है 131 सीटों पे साउथ में, तो उसमें भी कमल खिल सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत फूंक पे कदम रख रही है, और उसके पास कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा नेतृत्व है, बहुत बड़ा हुजूम है। जो पार्टी सत्ता में रहे तो ठीक है, न सत्ता में रहे तब भी वो एकदम डिवोटेड कार्यकर्ता है। डिवोटेड कार्यकर्ता, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, जिसका नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। और उत्तर प्रदेश की बात करें, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से यहाँ कानून और भयमुक्त शासन का राज कायम किया है, उसके कारण उत्तर प्रदेश की जनमानस भी इस चीज को देख रही है। और जिस तरह से भी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हुई, 22 जनवरी को, उसका भी फायदा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अब ये देखना है कि किसके टिकट कटते हैं, किसको पार्टी टिकट देती है,
ये हाँ सब बिल्कुल, ये चीजें तो जो वक्त ही बताएगा। मनीष अग्रवाल जी लगातार बने हुए हैं। मनीष जी, लेकिन जिस तरीके से हमने अभी ओपी राजभर को भी सुना, आप देखिए टोन में बड़ा फर्क है। आज से कुछ समय पहले की बात करते हैं तो जरूर ये कहा जा सकता था उनकी तरफ से कि भैया हम तो मंत्री बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन अब जब सवाल पूछा गया तो वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी कुछ कह नहीं सकते, मुझे ऐसा कुछ ज्यादा जानकारी है नहीं है। अब आने वाले चुनावों से पहले ये अहम फैसले होने हैं, किस तरीके से आप इसको देखेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, भाजपा मोदी जी के नेतृत्व में इस बार जो सरकार बनाने जा रही है, इसमें पुराने कांग्रेस के 2 रिकॉर्डों को ध्वस्त करने की कोशिश कर रही है। तीसरी बार कोई भी प्रधानमंत्री नेहरू जी के बाद भारत में री इलेक्ट होके नहीं आया है। इंदिरा गांधी जी जब आई थी तो चुनाव हार गई थी, तीसरा चुनाव। पहला रिकॉर्ड ये, और दूसरा ये कि 400 प्लस सीटों के साथ भाजपा सरकार की वापसी। दूसरे, ओपी राजभर जी का जो आप कह रहे थे, अब उनमें मुलायमियत दिख रही है क्योंकि उनके एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग करी थी राज्यसभा के चुनाव में, जो सबको मालूम है। तो उन्हें ये दिख रहा है कि वो अपने ही लोगों को रोक नहीं पाए हैं। बल्कि मगर ये मंत्रिमंडल विस्तार जो है ये तय है। मोस्ट प्रोबेबली ये इतवार को या कल देर रात में हो जाएगा, क्योंकि चुनाव में जाने से पहले भाजपा कोई भी असंतुष्ट लेके जाना नहीं चाहेगी। तो मुझे लगता है यूपी के रास्ते ही चुनाव होगा। यही मैं बार बार कहना चाहता हूं कि देखिए, 2014 में जब प्रधानमंत्री जी वाराणसी से लड़ने आए थे तो यूपी में सिर्फ 10 सीटें थी भाजपा की, लेकिन उसी बार बीजेपी ने 70 प्लस सीटें लाई। तो आपका जो शीर्ष नेतृत्व है उसको रिस्क लेना पड़ेगा, उसको उस जगह जाना पड़ेगा जहां से आपकी पार्टी मजबूत हो। जैसे माननीय सोनिया गांधी जी ने रायबरेली की सीट छोड़ के राज्यसभा के थ्रू लोग राज्यसभा में जाने के लिए राजस्थान को चूज करा, लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने रायबरेली की सीट छोड़ी है तो इस बार ये लग रहा है कि शायद वो सीट भी उनके हाथ से निकल जाए। शीर्ष नेतृत्व को रिस्क लेना पड़ेगा, पॉलिसी बनानी पड़ेगी, रोड मैप बनाना पड़ेगा, तभी वो इतने बड़े देश का नेतृत्व कर सकते हैं। अगर उनके राष्ट्रीय नेता जो है सेफ सीट ढूंढेंगे, जैसे राहुल गांधी जी वायनाड जाके लड़ते हैं जब उन्हें लगता है कि हम अमेठी हार रहे हैं, तो सेफ सीटों के बाद उनकी पार्टी का विकल्प या भविष्य बहुत अच्छा नहीं दिखता। ठीक है। निकिता लगातार बनी हुई है। निकिता, जिस तरीके से अभी लगातार जिक्र हो रहा है, मनीष जी की तरफ से भी बताया गया कि क्रॉस वोट जो किया गया है उसके बावजूद अब टोन में बड़ा फर्क आ गया है ओपी राजभर की, क्योंकि पहले बड़ी मजबूती के साथ कहा करते थे लेकिन अब वो मजबूती दिखाई नहीं पड़ रही है। देखिए, राजभर एक ऐसे शख्स है जिनकी बातों पर लास्ट मोमेंट तक यकीन नहीं किया जा सकता है। वो कब फेरबदल कर दे अपने स्टेटमेंट को लेकर के, ये कहीं ना तो नहीं कहा जा सकता है। बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी भी बहुत क्लियर है कि वो लास्ट मोमेंट तक अपने पत्ते नहीं खोलती है, बहुत सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल रखती है। और जिस तरीके से अभी देखिए राज्यसभा के इलेक्शन हुए थे, राज्यसभा के इलेक्शन तक लास्ट मोमेंट पे कई ऐसे एमएलए थे समाजवादी पार्टी के जो ब्रेक होकर के एनडीए की तरफ वोटिंग में आ गए थे। तो इससे एक बात तो तय है कि समाजवादी पार्टी को अगर देखा जाए, उसको एनालाइज किया जाए, तो वहां पर इंटरनल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राज्यसभा इलेक्शन के पहले जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा, उसके बाद पार्टी से इस्तीफा, उसके बाद ठीक राज्यसभा चुनाव वाले दिन मनोज पांडे का इस्तीफा, विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। तो कहीं ना कहीं ये इंटरनल पॉलिटिक्स समाजवादी पार्टी की ओर से ठीक नहीं लग रही है। और राजभर का भी जिस तरीके से बयान है, जिस तरीके से आपने भी अभी कहा था कि पहले उनके तेवर कुछ और थे, उन्होंने कहा था कि मुझे मंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आज वो जिस तरीके से बयान देते हैं कि ये चर्चाएं तो केंद्रीय है, वो जो तय करेगा वही। तो एंड टाइम पर लास्ट मोमेंट पर यही होता है कि सब केंद्र से चर्चाएं हो रही हैं, केंद्र में बैठक हुई है और कुछ ही समय का अब इंतजार है। सारी चीजें, सारे कच्चे चिट्ठे क्लियर हो जाएंगे कि क्या कुछ निकल के आना है, क्या सीटों की बात कर रहे हैं, वीवीआईपी सीटों पर कौन से कैंडिडेट्स भारतीय जनता उतारेगी। और देखिए जिस तरीके से 13 एमएलसी सीट भी खाली है, उस पर भी कैंडिडेट की लिस्ट आनी है। तो ये तमाम चीजें जो पेंडिंग है वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। और फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार भी देर शाम कल या संडे को पॉसिबल हो ही जाएगा और ये पता चल जाएगा कि फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार में कौन कौन से मंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतार रही है आगामी इलेक्शंस को लेकर के। बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा ही समय शेष रह गया, उसके बाद तो स्थिति जो है वो साफ होती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर इस स्थिति को और समझना चाहें तो वरिष्ठ पत्रकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। पंकज जी, जिस तरीके से लगातार देखिए एक विचार विमर्श लगातार पार्टी की तरफ से हो रहा है, 3-3, 4-4 घंटे मंथन किया जा रहा है, खास तौर पर कुछ जीती हुई सीटें जिसमें बदलाव हो सकते हैं उनको लेकर विचार विमर्श चल रहा है। कुल मिलाकर अब जो मंत्री पद के उम्मीदवार हैं, जो लगातार कहते हुए पहले भी आ रहे थे कि हम तो मंत्री जरूर बनेंगे, उनके तेवर भी ढीले पड़े हैं। ये कहा जा सकता है कि अब मेगा चेंजेस होने का समय आ चुका है। बिल्कुल, और आप देखिए उसका कारण आप जान लीजिए कि जिस तरह से ओपी राजभर जो है, ओम प्रकाश राजभर, सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमेशा टिप्पणी कमेंट करते रहते थे और मंत्रिमंडल की बात में शामिल होने की बात पे अक्सर बयान मीडिया में देते रहते थे।
आज उनके तेवर ढीले हैं। उसका नतीजा क्या है कि अभी जो राज्यसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए, जो 10 राज्यसभा के चुनाव हुए, उसमें इनके दो विधायक समाजवादी पार्टी के खेमे में चले गए। और जन चर्चाओं के अनुसार और जैसा कि मीडिया में चर्चा रही, उनके विधायकों ने कहा कि हमको पैकेज नहीं मिला इसलिए हमने उधर वोट कर दिया। तो इस बात की जोरदार चर्चा रही, तो वो अपने विधायकों को संभाल नहीं पाए। इसके कारण उनके स्वर जो है ढीले हैं, इसलिए वो ज्यादा देखिए इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं कि जो नेतृत्व कहेगा उसको मानेंगे। तो ये निश्चित मान के चलिए, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उनको कैबिनेट मंत्री बना देगी। ये तो निश्चित रूप से, क्योंकि राजभरों का अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं और राजभरों का जो है उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में अच्छी खासी सुदृढ़ स्थिति है, जहां मतलब राजभर बहुत बड़ा फैक्टर होते हैं। तो इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी उनको नाराज नहीं करना चाहेगी। और देखिए, दारा सिंह चौहान की अगर बात करें तो दारा सिंह चौहान नोनिया जात से आते हैं और घोसी और उधर के एरिया में उनका अच्छा प्रभाव है। तो इसलिए वो चूंकि पिछले विधानसभा 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी में चले गए थे, लेकिन उसके बाद वहां पर चूंकि उनकी अनदेखी की जा रही थी, इसलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ के फिर दोबारा वहां से चुनाव तो लड़ा था वो, लेकिन वो जीत भी गए, वो हार गए। लेकिन वो अब जो है इस बार उन्होंने ये यहाँ पर जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और वो चाहते हैं कि वो उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, क्योंकि वो नोनिया बिरादरी से आते हैं और पूर्वांचल में उनकी एक विशेष पकड़ है उस जातिगत समीकरण को देखते हुए। चलिए ठीक है, निकिता आपका भी शुक्रिया, मनीष जी और पंकज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस स्पेशल रिपोर्ट का हिस्सा बनने के लिए, तमाम जानकारी भी साझा करने के लिए। देर रात तक मंथन चला है सीईसी की बैठक में। अब देखने वाली बात यह होगी मंत्रिमंडल विस्तार अब कब तक होता है और किन नामों पर मोहर लगती है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।